उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरे साथ आप समाजकार पढ़ रहे हैं। समाजकार प्रारंभ हो चुका है। ये समाजकार पर तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि समाजकार की उत्पत्ति कैसे हुई, समाजकार क्या है और क्या नहीं है। दूसरे लेक्चर मैंने आपको बताया था कि समाजकार की परिभाषा और समाजकार की विशेषताएं, जहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। समाजकार की परिभाषा 15 नंबर में आती है और समाजकार की विशेषताएं 10 नंबर में। आज ये तीसरा लेक्चर है और हम लोग आज पढ़ेंगे समाजकार के उद्देश्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एक आध साल छोड़ के लगभग हर साल पूछा ही जाता है। 15 नंबर में प्रश्न आता है हमेशा कि समाजकार के उद्देश्य क्या है। आज हम लोग उन्हीं पर चर्चा करेंगे और इस प्रश्न की कैसे फ्रेमिंग करनी है, क्या मटेरियल उसमें होना चाहिए, कैसे डायग्राम, क्या चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे, ताकि अगर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो हमसे कोई गलती ना हो और हम उस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से परीक्षा में लिख सकें, जिससे कि अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। समाजकार के उद्देश्य, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि उद्देश्य क्या होता है। वो समाजकार व्यवसाय हो या कोई भी व्यवसाय हो या कोई भी सेवा हो या कुछ भी काम हो, सबका अपना एक उद्देश्य होता है। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका भी एक उद्देश्य है, या आपको अधिकारी बनना है, या आप जो भी करना चाहते हो, आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका भी एक उद्देश्य होगा कि हमको वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो कोई भी व्यवसाय हो, सबका अपना एक उद्देश्य होता है। ऐसे ही समाजकार व्यवसाय है, इसका भी अपना एक उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के कोई भी समाजकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। देखते हैं, समाजकार विज्ञान व कला पर आधारित एक व्यावसायिक सेवा है। समाजकार विज्ञान व कला अर्थात समाजकार विज्ञान और कला दोनों है, दोनों का मिश्रण है, आधारित एक व्यावसायिक सेवा है। अर्थात समाजकार एक व्यवसाय है। अब अर्ध व्यवसाय है या पूर्ण व्यवसाय है, ये तो बाद में बताया जाएगा जब उस चैप्टर में बात करेंगे। जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति, समूह या समुदाय को, सेवार्थी कोई व्यक्ति हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, या फिर पूरा समुदाय सेवार्थी के रूप में हो सकता है। जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति, समूह या समुदाय अर्थात सेवार्थी को आत्मनिर्भर बनाना है। क्या करना है? उसको आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर कैसे बनाना है? पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि उसकी अंतर्निहित क्षमताओं और योग्यताओं का विकास करना है। उसको बताना है कि आपके अंदर तो बहुत क्षमता है, बहुत योग्यता है, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो। उनका विकास करो, उस स्किल को, उन क्षमताओं को, उन योग्यताओं को बाहर लाओ। आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वो है सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। समाजकार में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको अच्छे से कंठस्थ कर लेना है, एकदम रट जाना है, और हर जगह उन शब्दों का इस्तेमाल होना ही होना है। जैसे कि आत्मनिर्भर बनाना है, सुखमय जीवन, व्यक्ति, समूह या समुदाय, व्यवसायिक सेवा, वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपुणताएं, ये ऐसे शब्द हैं, इनको आप समाजकार में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बिल्कुल फिट बैठते हैं। कहीं भी इसका आप यूज कर सकते हैं। आगे, उद्देश्य कुतुबनुमा की समान होते हैं। उद्देश्य
कुतुबनुमा के समान होते हैं, जो हमें दिशा बोध कराते हैं, अर्थात बताते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है, अगर हम करेंगे तो क्या होगा और कैसे करना चाहिए, ये हमको कौन बताते हैं, उद्देश्य। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले हमें अपना उद्देश्य निर्धारित कर लेना चाहिए। दिशाबोध कराते हैं। व्यक्ति, समूह या समुदाय उद्देश्य के आधार पर ही विकास के पथ पर अग्रसर होते हैं। अगर उद्देश्य नहीं है तो आपकी दिशा भटक जाएगी, आपको जाना होगा कहीं और आप पहुंच कहीं और जाएंगे। आप सुबह अपने कमरे से निकलते हैं और आपका उद्देश्य होता है कि आज मुझे कोचिंग जाना है, ठीक है, मतलब आपको कोचिंग पहुंचना है और वहाँ पर जाके पढ़ना है, ये आपका क्या है, उद्देश्य है। तो आप घर से निकल के उसी रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से आपका संस्थान पढ़ता हो या मिलता हो। उसी आप कन्वेंस का, ऑटो का, टैक्सी का, जो भी जिस साधन से आप जाते हैं, बाइक से, कार से, उस साधन का आप इस्तेमाल करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी अपने उद्देश्य को अर्थात अपनी कोचिंग में पहुंचे, ठीक है। और आप उस रास्ते से, अब चूंकि आपकी कोचिंग के पहुंचने के लिए कई सारे रास्ते होंगे, लेकिन आप उन रास्तों में से उस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे या उस रास्ते पर जाएंगे जो आपको जल्दी से जल्दी आपकी कोचिंग तक पहुंचाता हो। ये क्या है, यही तो उद्देश्य है। ऐसे ही व्यक्ति, समूह और समुदाय को उद्देश्य के आधार पर विकास के पथ पर अग्रसर होते हैं। जब दिशा हमारी बोध हो जाती है, हमको पता चल जाता है कि हमको इस दिशा में जाना है, तो हमारे सारे काम उसी दिशा की ओर उन्मुख हो जाते हैं, हम वैसा ही काम करने लगते हैं। समाजकार व्यवसाय में भी कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं। समाजकार उद्देश्य में भी कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं। सभी प्रणालियां अर्थात समाजकार की सभी प्रणालियां, 6 की 6 प्रणालियां, व्यक्तिगत समाजकार, समूह समाजकार, सामुदायिक संगठन, समाज कल्याण प्रशासन, समाजकार शोध और सामाजिक क्रिया, ये 6 की 6 प्रणालियां इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। अर्थात हम समाज कार्य की सारी प्रणालियां पढ़ेंगे और उन सब का उद्देश्य क्या होगा। प्रत्येक प्रणाली का उद्देश्य है कि समाज कार्य के उद्देश्य को प्राप्त करना, अर्थात सेवार्थी की सहायता करना, उसकी निहित क्षमताओं और योग्यताओं का विकास करना और उसको इस लायक बना देना कि वह अपनी सहायता करने में स्वयं सक्षम हो सके, वो किसी पर निर्भर ना रहे, यानी कि आत्मनिर्भर हो जाए। सही प्रणालियों के उद्देश्य समान होते हैं। विभिन्न विद्वानों व संगठनों ने समाज कार्य के उद्देश्यों का वर्णन किया है, जो निम्नलिखित हैं। यहां से देखते हैं। ब्राउन ने किया है, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क ने किया है, एक विचारक हैं मिर्जा आर अहमद, उन्होंने समाज कार्य के उद्देश्य बताए हैं, एक विचारक हैं स्ट्रूप और इन्होंने बताए हैं। इसके अलावा भी कई और विचारक हैं, विटमर हैं, यंगडाल हैं और भी हैं जिन्होंने बताए हैं, लेकिन ये विचारक ऐसे हैं जिनके उद्देश्य समाज कार्य के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। और इन उद्देश्यों को अगर हम परीक्षा में लिखते हैं, इन विचारकों के उद्देश्यों को परीक्षा में लिखते हैं, तो ये देखा गया है कि उन लोगों को अधिक नंबर मिले हैं। लिखने का आप और भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप इनको लिखेंगे तो आप निश्चित रूप से और लोगों की अपेक्षा अधिक नंबर पाएंगे। ब्राउन के अनुसार, ब्राउन क्या कहते हैं, ब्राउन ने 4 उद्देश्य बताए हैं। ब्राउन ने समाज कार्य के 4 उद्देश्यों का वर्णन किया है। पहला है गंभीर आर्थिक संकट से पीड़ित व्यक्ति को, गंभीर आर्थिक संकट से पीड़ित व्यक्ति को
आर्थिक सहायता प्रदान करता है। अर्थात यदि कोई सेवार्थी संस्था में आता है समाज कार्य के लिए, यानी कि उसे सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए समाज कार्य की आवश्यकता है और वो आर्थिक संकट से अगर जूझ रहा है, अगर उसकी परिस्थिति आर्थिक रूप से सही नहीं है, तो ब्राउन कहते हैं कि सबसे पहले तो उसको आर्थिक सहायता दी जाए। हो सकता कि उन आर्थिक परिस्थितियों की वजह से और कई अन्य समस्याओं का जन्म हुआ हो, जैसे सामाजिक समस्याएं, मनोसामाजिक समस्याएं, या कोई उसको बीमारी हो या कुछ भी हो, तो सबसे पहले उसको आर्थिक रूप से प्रोत्साहन देना चाहिए, उसकी आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए। दूसरे ब्राउन कहते हैं कि समायोजन से संबंधित समस्याओं को सुलझाना, समायोजन से संबंधित समस्याओं को सुलझाना। अगर कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति, मार्कर खुल गया, यदि कोई व्यक्ति अपने समाज में जहां वह रह रहा है, अपने समाज में सामाजिक समायोजन स्थापित नहीं कर पा रहा है, अर्थात लोगों के बीच उसकी विचारधारा मेल नहीं खा रही है, लोगों के साथ उसका बिहेवियर मैच नहीं कर रहा है, या किसी पर्टिकुलर समाज में वह नहीं रह पा रहा है, तो इससे संबंधित, मतलब समायोजन मतलब वो लोगों के बीच सरवाइव नहीं कर पा रहा है। अर्थात अगर एक एग्जांपल लें, जैसे कोई बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, गंभीर रोग हो और उससे कोई पीड़ित व्यक्ति है, तो समाज उसको स्वीकार करने से मना करता है कि इसको तो गंभीर बीमारी है और अगर ये हमारे समाज में रहेगा, हम लोगों के बीच में रहेगा, तो ये बीमारी मुझे भी फैला देगा। तो लोगों के दिमाग से वो भ्रांतियां दूर करनी है कि ऐसा नहीं है, और उस व्यक्ति को उस समाज में समायोजन स्थापित करने में सहायता करनी है। तीसरे ब्राउन कहते हैं कि बाधित व कमजोर वर्गों के लिए विशेष सेवाओं का प्रबंधन। बाधित जैसे कि विकलांग, जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए, और कमजोर वर्ग, जो समाज का कमजोर वर्ग है। कमजोर वर्ग मतलब आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है, शैक्षणिक रूप से कमजोर हो सकता है, ठीक है। तो बाधित और कमजोर व्यक्तियों के लिए विशेष सेवाएं उस सरकार की सहायता से या संस्था के माध्यम से समाज कल्याण प्रशासन, यहाँ पर समाज कल्याण प्रशासन का काम है विशेष सेवाओं का प्रबंधन कमजोर वर्गों, और जैसे बाधित समाज कल्याण विभाग होता है, ठीक है, विकलांग कल्याण विभाग होता है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब समाज कल्याण प्रशासन का काम है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करना, उनकी समस्याओं को समझना और उनके लिए विशेष प्रबंध करना ही समाज कार्य का उद्देश्य है, ऐसा ब्राउन कहते हैं। चौथी बात ब्राउन ये कहते हैं कि मनः सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता करना, अर्थात कोई अगर मानसिक रोगी है या मनोसामाजिक समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति है, तो उसकी क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं, वो समाज में किन किन चीज़ों को झेल रहा है, उनका सामना कर रहा है, उन चीज़ों को सामने लाना और उनका निराकरण करना ही या उनको सुलझाना ही समाज कार्य का उद्देश्य है। तो ये चार उद्देश्य ब्राउन ने बताए हैं कि समाज कार्य के जो मूल उद्देश्य हैं वो यही है। अगला चलते हैं, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क के अनुसार, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क के अनुसार ब्रिटिश एसोसिएशन ने समाज कार्य के 3 उद्देश्यों का वर्णन किया है, 3 उद्देश्यों का वर्णन किया है। पहला,
सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, अर्थात हमारे समाज में जो समस्याएं हैं, हमारे समाज में जो समस्या हैं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, दहेज, बाल विवाह, तलाक, लिंग असमानता, महिला संबंधी अपराध, बाल अपराध, ठीक है, ये सब क्या है? ये सामाजिक समस्याएं हैं। इन समस्याओं का पहले समाधान किया जाए, ये समाजकार का उद्देश्य है। कि समाजकार क्या करता है कि इन समस्याओं का समाधान करता है। आत्मनिर्णय व सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, आत्मनिर्णय और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, अर्थात सेवार्थी जो संस्था में आया है, सामाजिक कार्यकर्ता की सेवा लेने आया है, उसको इस योग्य बना देना है कि वह अपने निर्णय स्वयं से कर सके, अर्थात आत्मनिर्णय के काबिल हो जाए, इतनी उसकी योग्यता और क्षमताओं का विकास कर देना है और उसका सशक्तिकरण करना है, अर्थात उसको कुछ सहायता देके उसको इतना सशक्त बना देना है कि वो अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सके। ब्रिटिश एसोसिएशन का तीसरा उद्देश्य, ब्रिटिश एसोसिएशन कहता है कि समाजकार का तीसरा उद्देश्य है मानवीय संबंधों का विकास करना, अर्थात समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, कई वर्गों के लोग रहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों में आत्मीयता का संबंध नहीं है, मानवीय संबंध नहीं है, मतलब लोग एक दूसरे से मतलब नहीं रखना चाहते हैं, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। तो समाजकार कहता है कि समाज में रहने वाले लोगों के बीच मानवीय संबंधों का विकास करना ही समाजकार का उद्देश्य है। ये 3 उद्देश्य ब्रिटिश एसोसिएशन ने बताए हैं। मिर्जा आर अहमद बहुत ही समाजकार के अच्छे विचारक माने जाते हैं। मिर्जा आर अहमद, उन्होंने समाजकार के 2 उद्देश्य बताए हैं। कौन कौन से? कि आंतरिक समायोजन की समस्याओं को सुलझाना, आंतरिक समस्याएं अर्थात आंतरिक, और दूसरा है बाह्य समायोजन की समस्याओं को सुलझाना। आंतरिक मतलब पहली तो व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी समस्याएं हैं, ठीक है, सामाजिक समस्या हो सकती है, मनोसामाजिक समस्या हो सकती है, कोई गंभीर रोग या बीमारी हो सकती है। तो उस व्यक्ति में या उस समूह में आंतरिक समस्याएं क्या क्या हैं, सबसे पहले उनको सुलझाना है, और इसके बाद उसके समाज में, यानी कि उस व्यक्ति से बाहर जिस समाज में या समुदाय में रह रहा है, वहां पर क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करना या उनका समायोजन की समस्याओं का समाधान करना या सुलझाना ही समाजकार का उद्देश्य है, ऐसा मिर्जा आर अहमद कहते हैं। इसके बाद स्ट्रूप के अनुसार, स्ट्रूप ने समाजकार के मूलतः 4 उद्देश्य बताए हैं। कितने? 4 उद्देश्य, समाजकार के मूलतः 4 उद्देश्य बताए हैं। अच्छा, एक चीज मैं बता दूंगा आपको, मैं चाहता तो इन उद्देश्यों को हेडिंग डाल के लाइन से भी लिख सकता था, ठीक है, 1 2 3 पॉइंट 4, ठीक है, लेकिन पता है मैंने ऐसा क्यों लिखा है? इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं कि अगर आप भी अपनी कॉपी में इस तरह से डिजाइन करके आपने अगर लिख दिया तो पता है एग्जामिनर आपकी कॉपी पढ़ेगा नहीं, बस सिर्फ देखेगा और नंबर दे देगा, और इतने नंबर देगा कि शायद आपने सोचे भी नहीं होंगे। हाँ, मतलब आपकी उम्मीद से अधिक नंबर मिलेंगे अगर आपने इस तरीके से डिजाइन करके लिखा, ठीक है। आप चाहें तो ये 4 पॉइंट है, ब्राउन है, ब्राउन के अनुसार 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्टूप के 4 हैं, 1 2 3 4 पॉइंट में, लेकिन इस तरीके से मैंने क्यों किया है? तभी मैं कहता हूँ कि अगर आप हमसे जुड़े हैं और अगर आप समाजकार ले चुके हैं या लेने वाले हैं, या आपका समाजकार पहले से है और हमारे वीडियोस को, लेक्चरों को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं
कि आप समाज कार्य में नंबरों के मोहताज नहीं रह जाएंगे। इतने नंबर मिल जाएंगे आपको कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और जो आपका सिलेक्शन अभी तक रुका पड़ा है वो समाज कार्य अब करवा देगा आपका, ठीक है, या आपका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, और अच्छी पोस्ट नहीं मिल पा रही है, तो उसमें भी अच्छी पोस्ट दिलवाने में समाज कार्य सहायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए निर्णय आपके हाथ में है। ECS 2018 से वैकल्पिक विषय के रूप में सिर्फ एक विषय रह जाएगा, ठीक है। और अच्छा, एक भ्रांति है लोगों में, थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। एक भ्रांति है लोगों में कि कहते हैं समाज कार्य इतना छोटा विषय है, लोग उसको हीन भावना से देखते हैं, कहते हैं क्या है समाज कार्य ले लियो, मतलब पढ़ने से डरते हो। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आप यहाँ पर पढ़ के विद्वान या विशेषज्ञ बनने आए हैं या फिर एक सिविल सेवा के अधिकारी? अगर आपको विद्वान और विशेषज्ञ बनना ही है तो आप किसी एक विषय को लीजिए, उससे डिग्रियां लीजिए और किसी कहीं पर लेक्चरर या प्रोफेसर वगैरह बन जाइए। लेकिन आपको सिविल सेवा का अधिकारी बनना है, आपको विद्वान नहीं बनना है किसी भी विषय का, चाहे वो GS का कोई विषय हो या फिर ऑप्शनल का कोई विषय हो। आपको किसी भी विषय में विशेषज्ञता हासिल नहीं करनी है। और जहां पर आपने ये सोचा कि हम किसी विषय में विशेषज्ञता हासिल करना है और हम उसके मास्टर हो जाएं, वहीं पर आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो समाज कार्य छोटा सिलेबस है, GS में हम इतना सारा वैसे ही पढ़ते हैं, हमारे ऊपर इतना बर्डन पहले ही से होता है कि GS में तो सब कुछ पढ़ना है, A to Z पढ़ना है, सब कुछ, मतलब दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी है ही नहीं, सब कुछ तो पढ़ना है। तो अब एक बड़ा विषय लेकर के, वैकल्पिक विषय, एक बड़ा सा विषय लेकर के अपने बोझ को हम क्यों बढ़ाएं? पहले से GS का इतना बोझ है, साथ में हिंदी निबंध भी है मुख्य परीक्षा में, 300 नंबर का, 150 नंबर का निबंध और 150 नंबर का हिंदी, ठीक है। तो हम बड़ा सा विषय ले करके अपने बोझ को क्यों बढ़ाएं? अरे भाई, मुझे तो बोझ कम करना है ना, मुझे किसी तरह के तरीके से यहां से निकल के सिलेक्शन पाना है। और आप इसी सान में रहे कि हम कोई बड़ा सा अच्छा सा विषय ले लें, लोग समझेंगे वाह देखो कितना बड़ा विषय लिया है ना, आप पढ़ने वाले हो। तो अगर आप इस भ्रांति में जी रहे हैं तो उससे बाहर आइए और अपने बोझ को हल्का कीजिए, क्योंकि जब बोझ हल्का होगा ना तो आपकी रफ्तार तेज होगी, और अगर बोझ ज्यादा होगा तो उतना ही आप धीरे चल पाएंगे और सिलेक्शन में भी उतनी ही देरी होगी। इसलिए मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि समाज कार्य आपके सिलेक्शन में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्ट्रूप के अनुसार, स्ट्रूप ने भी समाज कार्य के 4 उद्देश्यों का वर्णन किया है। पहला बताया है कि सेवार्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अर्थात यदि कोई सेवार्थी संस्था में आता है, ठीक है, तो काउंसलिंग के माध्यम से या उसका साक्षात्कार के माध्यम से देखना है कि उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसकी मूलभूत जरूरतें क्या हैं, वो आखिर इस समस्या से ग्रस्त क्यों हुआ। अगर वो क्या उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी जाए तो हो सकता है कि उसकी समस्याओं का निदान स्वयं हो जाए। तो संस्था में आए हुए सेवार्थी की आवश्यकता की पूर्ति करना, यह समाज कार्य का उद्देश्य है स्ट्रूप के अनुसार। दूसरा, संसाधनों में समन्वय स्थापित करना। संस्था होती है, संस्था में बहुत सारे संसाधन होते हैं, ठीक है। कोई संस्था बड़ी है तो अधिक संसाधन होंगे, कोई संस्था छोटी है तो कम संसाधन होंगे, है ना। सेवार्थी आया संस्था में तो उसकी हमको किस प्रकार सेवा करनी है, किस प्रकार उसकी
सहायता करनी है। ये डिपेंड करेगा कि हमारी संस्था में संसाधन कितने उपलब्ध हैं। अगर अच्छे संसाधन हैं, अधिक संसाधन हैं, तो हम उसकी सहायता अधिक ढंग से कर सकते हैं। अगर कम संसाधन है तो हमको उतने में मैनेज करना होगा और हम उसकी सहायता एक लिमिटेड रूप में ही कर पाएंगे, सीमित तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो संसाधनों में समन्वय स्थापित करना कि जितने संसाधन हैं हम उसी हिसाब से शिक्षार्थी की सहायता करें। तीसरा बताया है कि संसाधनों को गतिमान बनाना। एक तो संसाधनों में समन्वय स्थापित करना, दूसरा संसाधनों को गतिमान भी बनाना है। अर्थात जो संसाधन संस्था में है वो प्रयोग में नहीं आ रहे हैं या उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उनको शिक्षार्थी पर इस्तेमाल करना है, उनको गतिमान बनाना है और उनके शिक्षार्थी की सहायता करने में इस्तेमाल करना है। स्टूप चौथा उद्देश्य बताते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा शिक्षार्थी को आत्मनिर्भर बनाना। अर्थात वैज्ञानिक ज्ञान किसके पास होगा? जो सामाजिक कार्यकर्ता होगा। वैज्ञानिक ज्ञान निपुणताओं से युक्त व्यक्ति कौन होता है? सामाजिक कार्यकर्ता होता है। कहाँ होता है? सामाजिक संस्था में होता है, और सामाजिक संस्था में शिक्षार्थी जाता है और शिक्षार्थी की मुलाकात सामाजिक कार्यकर्ता से होती है, और कार्यकर्ता शिक्षार्थी की बातों को, उसकी समस्याओं को समझता है और उनका निराकरण करने का प्रयास करता है। तो शिक्षार्थी अपने वैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा शिक्षार्थी की समस्याओं को समझना, उसकी समस्याओं का निराकरण करना और शिक्षार्थी की निहित क्षमताओं का विकास करना, जिससे कि वह आत्मनिर्भर हो सके, अपने निर्णय स्वयं कर सके और सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। उपर्युक्त विद्वानों व संगठनों द्वारा, उपर्युक्त विद्वानों व संगठनों द्वारा दिए गए समाज कार्य के उद्देश्यों का अध्ययन व अवलोकन करने से कुछ विशिष्ट उद्देश्य, मैंने यहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया था, ये देखिए, समाज कार्य व्यवसाय में भी कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं। याद आया? समाज कार्य व्यवसाय में भी कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं। सभी प्रणालियां इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करती हैं। ठीक है, यही 4 विशिष्ट उद्देश्य हैं तो समाज कार्य, जो कि इन सबके उद्देश्यों के निष्कर्ष से या अवलोकन करने से, ठीक है, निकाले गए हैं। जब इन सब का अध्ययन किया गया, अवलोकन किया गया, तो ये कुछ समाज कार्य के विशिष्ट उद्देश्य बाहर निकल के आए हैं। एक एक को समझ लेते हैं। समाज कार्य के अभ्यास में उपचार के साथ साथ निरोध को भी विशेष महत्व दिया गया है। अर्थात समाजकार अभ्यास, समाजकार अभ्यास जब किया जाता है, समाजकार अभ्यास का मतलब है कि शिक्षार्थी संस्था में आया और उसकी मुलाकात सामाजिक कार्यकर्ता से हुई और सामाजिक कार्यकर्ता ने संस्था के संसाधनों के माध्यम से शिक्षार्थी की सहायता करना प्रारंभ किया, यानी कि उसकी काउंसलिंग की, उसकी समस्याओं को समझा और उनका अवलोकन किया कि ये समस्याएं कैसे उत्पन्न हुई हैं और इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया होती है समाजकार अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस। उपचार के साथ साथ निरोध, अर्थात सामाजिक कार्यकर्ता को शिक्षार्थी की समस्याओं का समझना तो है ही है, उनका उपचार तो करना ही है। निरोध मतलब उनका निराकरण भी करना है, समस्याओं को खत्म भी करना है। सिर्फ समझना और उपचार करना नहीं है, उन समस्याओं को समाप्त करना भी है, उनको खत्म भी करना है। ये समाज कार्य का विशिष्ट उद्देश्य है। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य क्या है? समाज कार्य का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय एवं कल्याण, सामाजिक न्याय एवं कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अर्थात
समाज में अगर बहुत सारे वर्गों के लोग रहते हैं, ठीक है, और कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, ठीक है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई विकलांग है, कोई बाधित है तो कोई कमज़ोर है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों में सामाजिक न्याय की भावना जागृत करना, अर्थात वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, एक दूसरे की सहयोगी की भूमिका निभाएं, अर्थात सामाजिक न्याय होना चाहिए। और कल्याण की भावना, लोगों में कल्याण की भावना को जागृत करना, अर्थात विकलांग वर्ग या जो बाधित वर्ग हैं या जो कमजोर वर्ग हैं, उनके कल्याण के लिए समाज के सक्षम व्यक्तियों के द्वारा कुछ ऐसा काम किया जाए ताकि वो अपनी समस्याओं से निजात पा सकें। तीसरा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा वैयक्तिक, सामूहिक व सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अर्थात सेवार्थी व्यक्ति के रूप में हो सकता है, समूह के रूप में हो सकता है, या फिर समुदाय के रूप में हो सकता है। तो अगर सेवार्थी एक व्यक्ति है तो उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी पूर्ति करना। अगर सेवार्थी एक पूरा समूह है तो समूह की क्या आवश्यकताएं हैं उनको समझना और कोशिश करना कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। और एक समुदाय की क्या आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने की कोशिश करना ही, या उनको पूरा करना ही समाज कार्य का विशिष्ट उद्देश्य है। चौथा, सेवार्थी में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास व आत्मनिर्देशन की क्षमता का विकास करना बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसको आपको याद रखना है और भूलना बिल्कुल भी नहीं। ये उद्देश्य तो लिखना बहुत जरूरी है। अंतिम वाला, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मनिर्देशन, 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और तीनों शब्द अपने आप में एक बड़ी भूमिका रखते हैं। तीनों शब्दों का बड़ा महत्व है। आत्मनिर्भरता अर्थात सेवार्थी की क्षमताओं और योग्यताओं का विकास करना और उसको इस लायक बना देना कि वो किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे, किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे। उसमें स्वयं में खुद इतनी क्षमताएं निहित हैं लेकिन उनका विकास नहीं हो पा रहा है। विकास कौन करेगा? सामाजिक कार्यकर्ता करेगा। तो सेवार्थी आत्मनिर्भर हो जाएगा। जब सेवार्थी आत्मनिर्भर हो जाएगा, सपोज करिए आप ही हैं और अगर आप आत्मनिर्भर हो गए हैं, किसी पर आप निर्भर नहीं हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास होगा। वो दूर से दिखाई देगा कि आप आत्मनिर्भर हैं, आप किसी पर डिपेंड नहीं हैं। तो आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास लाजमी है कि आ ही जाना है। और जब आत्मविश्वास आ जाएगा तो फिर आत्मनिर्देशन, सेल्फ डायरेक्शन है ना, कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये इसका निर्णय आप खुद करने में सक्षम हो जाएंगे। फिर किसी से आपको काउंसिलिंग कराने या परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। बार बार आपको संस्था में नहीं जाना है, सामाजिक कार्यकर्ता की सेवा नहीं लेनी है। एक बार आप आत्मनिर्भर हो गए तो आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा और जब आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा तो आप कोई भी काम करेंगे, आपको अंदर से सेल्फ डायरेक्शन अर्थात आत्मनिर्देशन की क्षमता विकसित होगी। ये समाज कार्य का विशिष्ट उद्देश्य है। इसके बाद नीचे 4 लाइन का निष्कर्ष लिख देना है कि अध्ययन अवलोकन अपनी भाषा में बना के, क्योंकि वो ऐसा है ना कि मैं लिखाने को यहाँ पर लिख देता लेकिन वो एक रटी टटाई भाषा हो जाएगी ना, है ना। वो निष्कर्ष आप अपनी भाषा में अपने शब्दों में लिखेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, है ना। आपकी लेखन शैली भी अच्छी होगी और निष्कर्ष में सबका अलग। अगर मान लो मैं यहाँ लिख देता तो सब लोग पता चले परीक्षा में वही लिख के आ गए, है ना। क्योंकि उद्देश्यों को नहीं बदला जा सकता कि ब्राउन ने अगर 4 ही उद्देश्य दिए हैं मतलब दिए हैं, ठीक है। आप उनको चाहे पॉइंट में लिख दीजिए या फ्लो चार्ट बना दीजिए या डायग्राम, कुछ भी आप जैसे चाहें, आप पैराग्राफ में लिख दीजिए। वो 4 उद्देश्य हैं मतलब हैं,
ये तो आपका प्रेजेंटेशन है, ठीक है, लेकिन जो निष्कर्ष है, उपसंहार है, वो आपकी अपनी भाषा होनी चाहिए। अगर वो भाषा भी सबकी एक ही कॉपी मैच कर जाएगी तो फिर एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने कहीं से नकल की है, ये आपके विचार नहीं है। इसलिए प्रत्येक प्रश्न की मैं बात करूंगा कि प्रत्येक प्रश्न में निष्कर्ष आपका खुद का होना चाहिए। निष्कर्ष किसी का कॉपी मत करिएगा कभी। ये आज मैंने आपको समाज कार्य के उद्देश्य बताए हैं। 15 मार्क्स 15 नंबर का प्रश्न आता है। इतना अगर आपने लिख दिया और ये बना दिया तो अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, 10+ मिनिमम। ठीक है, तो ये तीसरी क्लास थी हमारी, जैसा कि हम बता चुके हैं, और इसके आगे भी अनवरत रूप से क्लास जारी रहेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम जल्दी से जल्दी समाजकार को समाप्त करने की कोशिश करें। 6 प्रणालियां हैं समाजकार में, आपको बारी बारी से पढ़ाएंगे और किस प्रणाली से कहां पर किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। जो अभी तक आ चुके हैं उनको भी हल कराएंगे, और जहां से प्रश्न बनने की या आने की संभावना है वो प्रश्न भी हल कराएंगे। और लेखन शैली का भी थोड़ा विकास होगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है, क्या चीज़ें आंसर में डालनी है, क्या नहीं डालनी है। आपको समाजकार सब कुछ आता है, ठीक है, बहुत कुछ आता है, लेकिन मैंने बताया था ना पिछली बार कि वहाँ आपके पास लिमिटेड टाइम है, 9 से 10 मिनट का, ठीक है, लिमिटेड शब्द हैं और लिमिटेड आपकी कॉपी है, सब कुछ लिमिटेड है ना। और आपको उत्तर लिखना है वो बेस्ट लिखना है, मतलब मूलभूत चीजें नहीं छोड़नी है। फालतू बकवास लिखने को आप तो आपसे कहो 10 पेज भर दो तो आप भर देंगे, लेकिन नंबर उस पर नहीं मिलते हैं। नंबर आप जो मूलभूत चीजें लिखेंगे उस पर नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि आपको कम शब्दों में अच्छा उत्तर कैसे लिखें और समय भी आपका अधिक ना लगे। तो ये तरीका मैंने ईजाद किया है। मैं चाहता तो पॉइंट में डिस्क्राइब कर सकता था, लेकिन ये जब अभी थोड़ा दूर दूर और बढ़ेगा, स्पेस कम था ब्लैक बोर्ड में, इसलिए पास बनाया। अब जब कॉपी में दूर दूर बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और एग्जामिनर आपकी कॉपी देखकर खुश हो जाएगा और हो सकता बिना पढ़े नंबर दे दे कि वाह कितना अच्छा लिखा है। खैर, हमारा प्रयास यही है कि हम आपको समाजकार में अधिक से अधिक नंबर दिलाएं, मेरी पूरी कोशिश है, और मैं पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ा भी रहा हूँ, आपको लग भी रहा होगा। और बस वही है अंतिम में कि आप अपनी प्रतिक्रिया लगातार देते रहिए ताकि मैं और अच्छे से आपको पढ़ा सकूं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से हमको ऊर्जा मिलती है ना। आप मेरी ऊर्जा के स्रोत आप लोग हैं ना। आप अगर अच्छी प्रतिक्रिया देंगे तो हम और अच्छा पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे और उससे भी आपका भी फायदा होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।